बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग लिटरेचर का क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और ग्रामर की क्लास 50 कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रामर के 50 क्लास आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और पूरी सीरीज को कंप्लीट करके देखें। और ये लिटरेचर की 50 क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं लिटरेचर और ग्रामर की मिसलेनियस जो है क्लास को आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आप कहेंगे तो अलग अलग से स्टार्ट कर दिया जाएगा, लिटरेचर अलग ग्रामर अलग, और अगर आप कहेंगे तो सेपरेट न करके कंबाइन कर दिया जाएगा। जैसा आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार से आपके लिए काम किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज लिटरेचर की क्लास नंबर 19 से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 18 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज 19 नंबर क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। पोएट्री का फादर किसे कहा जाता है? एवरीबडी नोज। आई थिंक इट्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। बताइएगा। जॉन ड्राइडन, ये तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहे जाते हैं। और विलियम शेक्सपियर कहे तो लॉर्ड ऑफ एवॉन। आप भी आंसर मेरे साथ करते रहें। और जॉफ्री चौसर की बात करें तो आप आंसर करते रहें फ्रेंड्स। बताएं। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। ओके, और वी कैन से फादर ऑफ पोएट्री। बियोल्फ ये कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक इपिक है और ओल्डेस्ट इंग्लिश इपिक माना जाता है। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश इपिक, ओके, दैट इज कॉल्ड बियोल्फ। ओके, ये एनोनिमसली लिखा गया था, इसके राइटर का पता नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर सी करेक्ट है। ओके, जॉफ्री चौसर की हम सभी बात करें तो जॉफ्री चौसर 1340 से लेकर के 1400 तक इनका लाइफ स्पैन है। और इनका 3 पीरियड है, इंग्लिश, इटालियन और फ्रेंच। ओके, तो चलिएगा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। फटाफट बताएं, वॉर ऑफ रोजेस कब हुआ था? 1642 से 1660 तक, या 1649 टू 1660, या थर्ड ऑप्शन 1455 टू 1485, और फोर्थ ऑप्शन 1558 टू 1603। बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया जाए। वॉर ऑफ रोजेस, आप सभी जानते हैं दो खानदानों की लड़ाई थी इंग्लैंड में। एक का जो था वाइट रोज सिंबल था, आप जानते हैं, और दूसरे का रेड रोज सिंबल था। तो अब रेड और वाइट को कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा कि हाउस ऑफ लैंकास्टर, हाउस ऑफ लैंकास्टर कहे तो आप रेड गुलाब, आप इसको रेड रोज यानी लाल से लैंकास्टर लाल गुलाब, और हाउस ऑफ यार्क कहे तो वाइट इसका सिंबल था। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लिया जाए। 1642 से 1660 तक यहाँ पर इंग्लैंड में थिएटर क्लोज कर दिए गए थे। ओके, थिएटर वर क्लोज्ड, और वी कैन से टोटली क्लोज्ड। 1642 से 1660 के बीच में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको, सिविल वार चल रहा था उसी दौरान इंग्लैंड में थिएटर क्लोज किए गए। और 1649 से लेके 1660 की अगर हम सभी बात करें तो 1649 ईस्वी में आप जानते हैं कि चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड कर दिया गया था। ओके, और यहाँ पर आपकी मोनार्की कॉमनवेल्थ पीरियड में कन्वर्ट हो गई थी, और ओलिवर क्रॉमवेल नाम का व्यक्ति जो पार्लियामेंट से बिलोंग करते थे वो 1649 में राजा बनते हैं। और 1658 में आई मीन टू से 1658 में उनकी डेथ होती है। फिर उनके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल किंग बनते हैं, और फिर मोनार्की रीस्टोर होती है 1660 में, जिसको हम सभी न्यू क्लासिकल पीरियड या रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, जब आप देखते हैं कि चार्ल्स सेकेंड राजा बने थे। ओके, तो इसका आंसर सी है। और डी ऑप्शन को भी हम सभी देखते चलें तो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ रानी बनती हैं, 1603 में इनकी डेथ होती है। फिर जेम्स फर्स्ट आते हैं।
तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपका ये चारों ऑप्शन कंफर्म हो गया। ऐसे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, सेकेंड ऑप्शन है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, और थर्ड है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म, और फोर्थ वन द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बताएंगे कौन सा ऑप्शन है। यह भी इंग्लिश लिटरेचर में जो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर वाला टॉपिक है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। आप पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस इनको नहीं कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इनको कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 95 थीसिस इन्होंने लिखा था, और इन्होंने ही क्या किया था, आपने देखे जॉन वाइक्लिफ ने ही क्या है, आप देखते हैं कि इंग्लिश में बाइबिल का अनुवाद इनको माना जाता है, और मार्टिन लूथर वगैरह भी जाने जाते हैं। तो मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ, ये सब जो है रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित पर्सन हैं। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म, यह भी आंसर नहीं होगा। तो बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एडमंड स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है, पोएट्स पोएट किसने कहा, किसको कहा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बताइएगा। एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट किसने कहा था, W.H. पॉटर ने नहीं कहा था, चार्ल्स लैम्ब। बिल्कुल यू आर राइट, यू ऑल आर राइट। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है, चार्ल्स लैम्ब ने इनको पोएट्स पोएट कहा था। ओके, अब अगर बात करें कि चार्ल्स लैम्ब के अतिरिक्त ये किसके मास्टर माने जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन ने इनको अपना मास्टर माना है, तो ही इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, तो बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबिल अपीयर्ड इन, बताइएगा इसमें क्या करेक्ट होना है। 1611, 1613, 1612 या 1614, बताएं। इसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल, KGB भी कहा जाता है, या KVJ मतलब किंग वर्जन बाइबिल, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। 1611 में इंग्लैंड में राजा के संरक्षण में, ठीक है, बाइबिल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया इन 1611। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको याद है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टुक प्लेस इन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं, बताएंगे। पहला देखिएगा 1642 यानी 1642 में थिएटर पूरी तरह से क्लोज हुए थे, ये आंसर नहीं होगा। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया गया। 1660 में, बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा टॉपिक होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट अगर आप मेनी टाइम से प्रैक्टिस और रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, बताइएगा। चार्ल्स सेकंड बिल्कुल सही है, ये आपको 1660 ईस्वी में इन्होंने मोनार्की रीस्टोर किया था। ओके, 1665 में तो इंग्लैंड में प्लेग फैला था। ओके, तो बाकी आंसर आपके इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द थिएटर्स वर रीओपन, अब बताइएगा इन 1660 व्हेन दे वर दे क्लोज्ड लास्ट। आप मिलते जुलते ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बताइएगा यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। कह रहा है कि कब ये अंतिम बार पूरी तरह से बंद हुए थे, बताइएगा। थिएटर वैसे तो कई बार बंद और खुले प्लेग की वजह से, बट जब गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वार इन इंग्लैंड, तब 1642 ईस्वी में, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन आप प्रयास कर रहे हैं, जितनी तारीफ़ की जाए आपकी कम है। ओके, तो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ आप लगे रहें। 1642 में इसको
पूरी तरह से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बंद कर दिया गया था और 1660 में रीओपन किया गया। ओके। और 1665 में देखिए प्लेग फैला, 60 में मोनार्की रिस्टोर हुई और 1668 में जॉन ड्राइडन को पहला ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया गया। बहुत बढ़िया। और इंग्लैंड में 1668 में आग भी लगी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हु इज़ बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टैटलर। आपको पता है ना कि टैटलर, रैम्बलर, स्पेक्टेटर, ठीक ना, ये सब पीरियाडिकल्स आ गए थे। तो उन पीरियाडिकल्स में जिसके वीकली, मंथली, क्वार्टरली जो है आपका क्या जाता था, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 2 बार, एक हफ्ते पे 1 बार, ये आपके पीरियाडिकल्स निकलते थे। कॉफ़ी हाउस कल्चर वगैरह डेवलप होने लगा था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना होगा रिचर्ड क्रॉमवेल नहीं आंसर है। बहुत अच्छे, रिचर्ड स्टील इसके आंसर हैं। ओके। टैटलर के फाउंडर रिचर्ड स्टील है, बट जोसेफ एडिसन ने भी इसमें जो है योगदान दिया था। ओके। स्पेक्टेटर कहता तो जोसेफ एडिसन का था, रैम्बलर कहता अगर तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का था। बाकी जो है ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है। रिचर्ड स्टील इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर। द एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन। क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण कब हुआ? 1832 में, 1837 में, 1839 में या 1857 में? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए, अंत तक बने रहिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। और आप जो है अपने व्यू को ज़रूर से ज़रूर लिखें, किस टॉपिक पे आपको कैसे क्वेश्चंस और भी चाहिए, किस टॉपिक पे बढ़ा दिए जाएं। दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बताइएगा। द एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन। क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण कब हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आप कंफ्यूज 32 और 37 में हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा 1832 में जो है यहाँ पर आपको रिफॉर्म एक्ट आया था। ठीक है, रिफॉर्म एक्ट आया था 1832 में, जिनमें मजदूरों से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड कुछ नियम कानून आए थे। तो एक्ट ऑफ जो है रिफॉर्म या रिफॉर्म एक्ट ये 32 में आया था, बट क्वीन विक्टोरिया रानी बनती हैं 1837 में और इनकी मृत्यु 1901 में होती है। तो ये आपकी 1837 से लेकर के 1901 तक इन्हीं का ही समय चलता है। दैट इज़ कॉल्ड विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। बताइएगा, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10। पुलित्ज़र प्राइज़ इज़ अवार्डेड बाई। ये क्वेश्चन आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश लिटरेचर का आप कोई भी बुक लें या कोई सीरीज़ लें या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और आपको मिले ना। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन बुकर पुरस्कार कौन देता है, नोबल पुरस्कार कौन देता है, पुलित्ज़र पुरस्कार कौन देता है। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये मैंने आपके लिए बनाया है। पहला ऑप्शन देखेंगे द अमेरिकन गवर्नमेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स और स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे या कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। बहुत आसान सा है, ध्यान रखिएगा। स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे नोबल पुरस्कार देती है। ओके, तो याद रखेंगे पुलित्ज़र पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के जो है द्वारा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका के लिए अमेरिकन कल्चर पर लिखता है तो इसको पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में ही है। ओके, न्यूयॉर्क सिटी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इज़ अवार्डेड बाई। बताइएगा। पहला ऑप्शन द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे, सेकंड अमेरिकन एकेडमी, थर्ड नोबल एकेडमी ऑफ अवार्ड्स और फोर्थ रॉयल एकेडमी ब्रिटेन। तो याद रखेंगे इसको, स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे के द्वारा नोबल प्राइज़ दिया जाता है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शिक्षा, साहित्य, कला, चिकित्सा, रसायन और खेल। इस तरीके से आपको 6 क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है,
जिसमें भौतिक, रसायन, चिकित्सा 3 हो गया, कला 4 हो गया और खेल 5 हो गया, साहित्य 6 हो गया। इन 6 क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार। ओके, तो यहाँ कौन देता है? तो स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे लिटरेचर के लिए मिलता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इज अवार्डेड बाई। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बुकर पुरस्कार कहे, बुकर प्राइज, चाहे मैन बुकर प्राइज कहे, तो आप मैन से रिलेट कर सकते हैं। ये आपका मैन ग्रुप गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड से मिलता है। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। इसको किसी भी प्रकार से लर्न करें। ये क्वेश्चंस एनवीएस में, केवीएस में, यूपी, टीजीटी, पीजीटी में बहुत ही आसानी से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द। पहला ओटोवा रीमा, सेकेंड स्पेंसेरियन स्टेंजा और थर्ड राइम रॉयल और फोर्थ टेरेजा रीमा। बताइएगा। एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो एलेक्जेंड्राइन होता है उसको हम लोग स्पेंसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं और वो हेक्सामीटर में होता है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। इस तरह से 2 सिलेबल और कितने, 2 सिलेबल और 12 फीट होते हैं। 6 फीट होते हैं, 12 सिलेबल्स होते हैं। तो याद रखेंगे 12 सिलेबल्स हो गए और 6 फीट होंगे। ओके, 6 सिलेबल और 6 फीट। तो यहाँ पे ये कहलाता है एलेक्जेंड्राइन, जो हेक्सामीटर में होता है, स्पेंसेरियन स्टेंजा। अच्छा, स्पेंसेरियन स्टेंजा क्यों है? क्योंकि याद रखेंगे कि स्पेंसेरियन स्टेंजा को एडमंड स्पेंसर ने इजाद किया था और ये 9 लाइन का होता है, जिसमें से जो शुरू के 8 लाइंस होते हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में होता है। और यानी कि एम्बिक पेंटामीटर का मतलब हो गया 10 सिलेबल होंगे, 5 फीट होंगे, इसको याद रखिए। और जो 9वां लाइन होता है, लास्ट लाइन ऑफ द स्पेंसेरियन स्टेंजा, वह हेक्सामीटर में होता है। इसमें 12 सिलेबल्स एंड 6 फीट। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन। और ओटोवा रीमा 8 लाइन का होता है, राइम रॉयल 7 लाइन का होता है, टेरेजा रीमा 3 लाइन का होता है। तो बहुत आसान सा मैंने आपके लिए करने का प्रयास किया। बाकी आप बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द एम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइएगा एम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसमें कैसा पैटर्न चलता है। बस आप याद रखें, आईटी याद रखें, बहुत आसान सा है। आईटी याद रख लें, एसपी याद रख लें, एडी याद रख लें। इसका मतलब आई का उल्टा टी, यानी अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। अगर ये 5 बने तो यानी कि 5 फीट 10 सिलेबल, दैट इज कॉल्ड पेंटामीटर। और अगर 6 बने तो हेक्सामीटर। इस तरीके से आप याद रखें। और टी मतलब उल्टा, यानी स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। उल्टा जाए तो आप क्या कहेंगे इसको? ठीक है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, तो ये ट्रॉकी होता है। और स्पॉन्डाइक का उल्टा पायरिक होता है, एनापेस्टिक का उल्टा डाक्टैलिक होता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 5 सिलेबल्स इन द पैटर्न स्ट्रेस्ड। अब देखिए यहाँ 5 सिलेबल बोल दिया, अपने को 10 सिलेबल की ज़रूरत है, तो पहला ऑप्शन गया काम से। आप समझ पा रहे हैं ना। सेकेंड देखेंगे 5 सिलेबल्स इन, यहाँ भी 5 सिलेबल। अरे भाई 10 सिलेबल 5 फीट होंगे, ये आपको पता है। अब देखिए पैटर्न स्ट्रेस अनस्ट्रेस, अब आपका पहला दूसरा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरे में देखिए स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ये तो ट्रॉकी हो गया, ये गलत हो गया। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस 5 बार रिपीट होंगे, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड 10 सिलेबल्स एंड 5 फीट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। बियोल्फ क्या है? पहला फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश इपिक, दूसरा फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, और तीसरा कह रहा है फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, और चौथा फर्स्ट इंग्लिश एस्से। इट्स वेरी इजी आई थिंक। बताइएगा बियोल्फ क्या है? एनोनिमसली लिखा हुआ फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश
एपिक है, ठीक है। इसमें बियोल्फ नाम का हीरो होता है, तो उसी के नाम पे ये लिख दिया गया है और ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैस्टोरल एलिजी। मिल्टन का लीसीदास पैस्टोरल एलिजी नहीं है, शैली का एडोनाइज नहीं है, अर्नोल्ड का थायरिसिस नहीं है, या पोप का रेप ऑफ द लॉक नहीं है। कौन सा इसमें पैस्टोरल एलिजी नहीं है? इस मीन्स एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड के लिए रोता है, शोक मनाता है, तो जिस व्यक्ति के लिए विलाप किया जाता है उसको गरड़िया मान लेते हैं, और कवि भी अपने आप को गरड़िया मान करके पैस्टोरल सेटिंग में विलाप करता है। तो बताइएगा, देखिए यहाँ पर डी आंसर वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, डी वाले करेक्ट हैं। अब देखिएगा, जो पोप का रेप ऑफ द लॉक है वो मॉक हीरोइक इपिक है, आपको पता है ना, मॉक इपिक है या मॉक हीरोइक इपिक है। इट्स वेरी इजी, तो आपने ध्यान किया, डी का करेक्ट आंसर है। बट अब बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान कर लिया जाए। देखिएगा बहुत आसान है, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, है ना। मिल्टन ने लिसीदास लिखा था एडवर्ड किंग की याद में, और शैली ने कीट्स की याद में एडोनाइज लिखा था। मिल्टन का लिसीदास 1637 में लिखा गया था, शैली का एडोनाइज 1821 में, और थायरिसिस जो है अर्नोल्ड ने अपने जो है मित्र की याद में लिखा था। ओके, ये आपका क्या है, A.H. क्लो यानी आर्थर ह्यू क्लो, ये इनके मित्र थे, इनकी मृत्यु पर लिखा था अर्नोल्ड ने थायरिसिस। तो ये सारे पैस्टोरल एलिजी हैं, डी मॉक इपिक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ड्यूरिंग 1613 जून 29 विच थिएटर कॉट फायर। बताइएगा 1613 में 29 जून को कौन से थिएटर में आग लगी थी? पहला द थिएटर में, दूसरा ग्लोब थिएटर में, और तीसरा किंग्स मैन थिएटर में, या नन ऑफ द एबव। बताइएगा, ये बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं इसको हल्के में नहीं लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं। ओके, देखिए ये बहुत आसान सा आंसर होगा, बस आप लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर बी 17 का बी 1599 में बना था और 1613 ईस्वी में इसमें आग लग गई थी 29 जून को। तब विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया हेनरी एट्थ नाम का नाटक परफॉर्म किया जा रहा था। चूँकि ये ग्लोब थिएटर आप जानते हैं लकड़ी का बना था और 3 मंजिल का बना था, 3 स्टोरी थी, तो यहाँ पर एक आग वाला एक्ट किया जा रहा था और आग फैल गया और आग लग गई, तो यहाँ पर ग्लोब थिएटर इज़ द करेक्ट आंसर। किंग्समैन थिएटर जो था वो 1603 में जेम्स फर्स्ट के आने पर किंग्समैन थिएटर के नाम से बना था, उसके पहले लॉर्ड चैम्बरलेंस इसका नाम हुआ करता था। ओके, तो आपने आंसर बी को पहचान लिया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक विच को डिलीट कर दें, मिटा दें, है ना, 2 बार हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आप जो है 18 को ध्यान करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द 4 बॉडली ह्यूमर। आपको पता है बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इसको जो है लिखा था, तो इसमें 4 ह्यूमर को उन्होंने लिखा है, कोलर, ब्लड, येलो बाइल और कोलेस्ट्रॉल। इन चारों में से कौन सा एक नहीं है? कोलर है, ब्लड है, येलो बाइल भी है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसके जगह पे उन्होंने ब्लैक बाइल का जो है नाम दिया था। ठीक है, तो कोलर, ब्लड, येलो बाइल और ब्लैक बाइल को उन्होंने किया था। ओके, तो बहुत आसान सा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 का डी यही आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वॉज फकनर्स सोर्स फॉर द टाइटल ऑफ द साउंड एंड द फरी। आपको पता है साउंड एंड द फरी 1629 में लिखा गया था, इसका सोर्स क्या है?
तो बहुत आसान सा है। मैकबेथ में 3 चुड़ैलें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा है। बाइबिल नहीं, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट भी नहीं, शेक्सपियर का जो मैकबेथ है वही इसका सोर्स बनता है। तो इसको याद रखेंगे, साउंड एंड द फरी, नन ऑफ द एबव भी नहीं होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब चलिए कुछ टर्म और फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएं। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज्ड द डिफाइंड द टर्म रेनेसांस। रेनेसांस टर्म को आप जानते हैं कि रेनेसा इटली के कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के, यानी कि कुस्तुनतुनिया हिंदी में जिसको कहते हैं, उस पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। और वहीं जो है जिसको इस्तांबुल भी नाम दिया जाता है, जिस पर वहाँ पर आक्रमण होने से वहाँ के जो विद्वान थे वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट को लेके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भागे, है ना। वहीं से रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है। फिर इंग्लैंड में रेनेसा आया, तो वहाँ आप जानते हैं 1685 में। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रेनेसा शब्द को किसने क्वाइन किया। और तो याद रखेंगे, शेक्सपियर नहीं होंगे, बेकन भी नहीं, अर्नोल्ड भी नहीं, जूलियस माइचेलेट यही इस शब्द के क्वाइनियर माने जाते हैं। और ये 1855 में इसको क्वाइन किए थे, और ये फ्रेंच थे, याद रखिएगा। और फ्रेंच भाषा का शब्द भी है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये फ्रांसीसी थे, 1855 में इस शब्द को इजाद किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अ डैश इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन अ फॉर्म विच डज नॉट इन रियलिटी सीक एन आंसर बट रादर देन एम्फेसाइजेज अ सर्टेन पॉइंट। एक ऐसा क्वेश्चन जो उत्तर देने के लिए, उत्तर प्राप्त करने के लिए नहीं पूछा जाता, बल्कि किसी बिंदु पर फोकस करने के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, ये क्या कहलाता है? सेटायर, रेटोरिकल क्वेश्चन, या पेरीपेचिया, या ओनामोटोपिया? बताइएगा, ओनामोटोपिया, पेरीपेटिया, रेटोरिकल क्वेश्चन या सेटायर, विच वन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट आंसर करते रहें, बताइएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेटायर आंसर नहीं होगा। सेटायर समाज में परिवर्तन के ध्येय से जो है लिखा या कहा जाने वाला पॉइंट है, जो रेस्टोरेशन एज में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ओके, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के समय में। रेटोरिकल क्वेश्चन ही इसका करेक्ट आंसर है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, पेरीपेटिया मतलब तो होता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और फॉर्चून, ये भी नहीं होगा। आपने देखा है ना कि जो है अरिस्टोटल ने अपनी बुक में ये पेरीपेटिया, हमार्शिया और कैथारिसिस एनाग्नोरिसिस, से 4 शब्दों को दिया है। तो जिसमें से पेरीपेटिया मीन्स भाग्य परिवर्तन। ओके, ओनामोटोपिया मतलब तो शब्द होता है ध्वनि, ये नहीं होगा। तो रेटोरिकल क्वेश्चन का बढ़िया उदाहरण आपको मिल जाएगा जब आप पीबी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ते हैं। तो उसमें लास्ट लाइन है ना, इफ़ विंटर कम शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यानी कि यदि आप कहते हैं कि यदि विंटर कम, यदि विंटर आता है तो क्या पीछे से बसंत भी आएगा? इसका मतलब दुख आता है तो सुख भी आएगा। अब यहाँ पर वो पूछने का तात्पर्य है कि जो है बुरे समय के बाद अच्छे दिन भी आएंगे, या ठंडी के बाद बसंत आएगा। तो यहाँ पर वो आंसर प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये मात्र एम्फेसाइज किया जा रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश लिटरेचर रेटोरिकल क्वेश्चन। जैसे क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अब जाहिर सी बात है, हर भाई अपने भाई का रखवाला होता है। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इज द रिपीटेशन ऑफ सर्टेन साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स और फ्रेजेस। बताइएगा, एक ऐसा आपको बताना है फिगर्स ऑफ स्पीच जो एक सर्टेन साउंड या शुरू में किसी वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन दिखाए। एसोनेंस कहेगा, अलिटरेशन कहेगा, लैम्पून कहेगा, या क्लाइमैक्स कहेगा? बताइएगा। जहाँ असोनेंस मिलेगा वहाँ अलिटरेशन भी मिल जाएगा, बट डोंट वरी, यू कैन नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि आपको बहुत आसानी से समझाया जाएगा। देखिए,
असोनेंस मतलब होता है वॉवेल साउंड की आवृत्ति, ठीक है। यहाँ साउंड की बात हो रही है, ना कि शब्द की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड। जैसे अगर आप देखें तो डियर, कम नियर, नो फियर, तो डियर, फियर, नियर। अब ईयर, ईयर जो साउंड है वो असोनेंस होगा, बट यहाँ पर आपकी बात हो रही है वर्ड्स और फ्रेजेस की, दैट इज कॉल्ड अलिटरेशन। और जहाँ असोनेंस मिलेगा वहाँ अलिटरेशन भी ऑप्शन में ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो अलिटरेशन में जैसे आप कहते हैं ना अलोन, अलोन, देख पा रहे हैं ना, अलोन, अलोन, ऑल अलोन। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर ए को देख के असोनेंस करेक्ट करेंगे। इस बार जो है यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दिया था। तो यहाँ पर ये आप स्ट्रेस अनस्ट्रेस की बात करें तो ला पर जो है फोकस कर रहे हैं, ना कि ए पर। अलोन, अलोन, ऑल अलोन, तो ला पर आप फोकस कर रहे हैं, आ पर नहीं। और प्लस ए लोन, ए लोन, ए लोन, ये अलोन, अलोन शब्द तथा ऑल शब्द भी तो रिपीट है, दैट इज कॉल्ड अलिटरेशन। लैम्पून मतलब होता है पर्सनल सटायर, यानी व्यक्तिगत जो है किसी को व्यंग करना। और क्लाइमेक्स मतलब आप जानते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे पहले मैंने अपना कुत्ता खोया, फिर मैंने अपना पर्स खोया, अब मैंने अपने बच्चे खोए, मैंने अपने घर खोए, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तो देखिए बढ़ रहा है ना, इस तरीके से क्लाइमेक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। आप सभी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। ये क्या है? लाइटोटीज है, पन है, या पैथेटिक फैलेसी है कि इन्यूडिनो है? बताइएगा। इन्यूंडो। इसको याद रखेंगे। लाइटोटीज मतलब तो होता है निगेटिव में पॉजिटिव, मतलब मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, या मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ, वो उतना मूर्ख भी नहीं है। तो निगेटिव में आप पॉजिटिव का जब इशारा करते हैं तो उसको लिटोटिस कहते हैं, है ना। आई एम द सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, यानी मैं छोटे मोटे जो है शहर का या देश का सिटीजन नहीं हूँ। तो नकारात्मक में आपने सकारात्मक कहा। पन मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ओके, एम्बिग्यूटी होता है। पैथेटिक फैलेसी मतलब नॉन लिविंग को लिविंग बना देना। जैसे पोयम में पर्सोनिफिकेशन, वैसे ड्रामा और नॉवेल में आपको पैथेटिक फैलेसी मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें दोनों में अंतर क्या है कि पर्सोनिफिकेशन में भावनाओं को भी जान दे दिया जाता है, लेकिन पैथेटिक फैलेसी में नेचुरल ऑब्जेक्ट को, जैसे कह सकते हैं कि डांसिंग लीफ, यानी पत्तियां डांस कर रही हैं तो पत्तियां नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर इन्यूडो ये आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है, यानी कि यह अन्योक्ति अलंकार, यानी घुमा फिरा कर बात कहना, अन्य के माध्यम से बात कहना। तो आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार, तो लाइट ब्लू कार यहाँ पर आप जो है इनडायरेक्टली अलग तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए आपको जो है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। बताइए इसमें क्या है? एक अच्छा जो है टीचर है लेकिन एक खराब विद्यार्थी है, बताइएगा। यानी सिखाते अच्छा है, सीखते गलत गड़बड़ है। ये देखिए, इसको याद रखिएगा, आप भी आंसर करते हैं। आयरोनी नहीं होगा। तीन प्रकार की होती है ना, वर्बल, ड्रामेटिक और सिचुएशनल। यानी वर्बल मतलब शब्द से कुछ और कहे लेकिन उसका मीनिंग कुछ और हो। जैसे आप देखते हैं जूलियस सीजर में एंटोनी कहता है जूलियस सीजर के बारे में ओके। और ड्रामेटिक इरोनी में दिखेगा कुछ, रहेगा कुछ, है ना। और सिचुएशनल में परिस्थितियाँ कुछ कहेंगी, वास्तविकता कुछ और रहेगी। तो एंटी क्लाइमेक्स भी नहीं है। एंटी क्लाइमेक्स मतलब घटना, यानी कि बड़े से कम की ओर जाए। और बैथॉस भी एंटी क्लाइमेक्स का ही सिनोनिम है। एंटीथेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बताइएगा। देखिए, पहला क्लॉज दूसरे का अपोज करेगा। जैसे कहते हैं ना, गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन। ईश्वर ने देश बनाए, इंसानों ने उसको बांट दिया। इस तरीके से जब आप कहते हैं, है ना,
कहते हैं ना कि स्पीक इज गोल्ड, स्पीक इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्ड। तो यहाँ पर आप एक क्लॉज का दूसरा क्लॉज अपोज करें, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव रेड ऑल ऑफ ओमैन। बताए मिल्टन, मैंने मिल्टन को पढ़ा। तो मैंने मिल्टन को पढ़ा कि मिल्टन की रचनाओं को पढ़ा, ये क्या है? मेटाफर नहीं, अलीगरी भी नहीं, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं, मेटोनमी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी भी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। देखिए मेटोनमी में होता है नेम चेंज, तो आपने मिल्टन को नहीं पढ़ा, मिल्टन की रचनाओं को पढ़ा। ओके, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। कितना स्कोर आपने गेन किया इसका भी जिक्र करें, और बिल्कुल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको तनिक भी डाउट हो या फिर लगे आपको कि कुछ भी सजेशन देना चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर आप सजेशन दें, है ना। 25 क्वेश्चंस आपको पर डे दिए जाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के होंगे, कुछ क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको उसी में मिल जाएंगे लिटरेचर में राइटर्स और पोएट्स से रिलेटेड। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो जैसा भी आपका व्यू हो तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने सुझाव व्यक्त करें, ताकि और भी मेहनत की जा सके। हम आपके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी मेहनत करते रहिए, और इस बार जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।